हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं रुपेश वर्मा और ग्रेविटेशन सीरीज के क्रम में आगे बढ़ते हुए स्वागत है आपका एपिसोड नंबर 128 में। आज के सेशन में हम जानेंगे कि कैसे सर आइजैक न्यूटन ने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की डिस्कवरी की। साथ ही इस ग्रेविटेशन फोर्स को हम पॉइंट टू पॉइंट और ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट वेरी करता हुआ भी देखेंगे। आपको ध्यान हो, एपिसोड नंबर 13 में हमने सर्कुलर मोशन के अंतर्गत ऑब्जेक्ट्स पर लगने वाले सेंट्रल फोर्सेस के बारे में जाना था। यहां पर मैं इस कॉन्सेप्ट को आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि न्यूटन ने ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मून पर लग रहे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की मदद ली थी। व्हाई एग्जैक्टली? चलिए समझते हैं। आप सोच के देखिए, 16th सेंचुरी में जब न्यूटन ने उस एप्पल ट्री के नीचे बैठे बैठे सेब को नीचे गिरते हुए देखा तो उनकी क्यूरियोसिटी का लेवल कहां पर जा पहुंचा होगा। तब तो बस इतना ही कहा जा सकता था कि अर्थ इज पुलिंग द ऑब्जेक्ट्स टुवर्ड्स इट, राइट। लेकिन सर आइजैक न्यूटन इतने से ही सेटिस्फाइड थोड़ी होने वाले थे। आपको यकीन नहीं होगा, उस एप्पल ट्री इंसिडेंट से इंस्पायर होकर न्यूटन कई सालों तक अपने एक्सपेरिमेंट्स और रिसर्च करते रहे। एंड ग्रेविटी फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करने की कोशिश में न्यूटन मून का हमारी धरती के अराउंड ऑर्बिटल मोशन का पूरा स्टडी तक कर चुके थे और यहीं से उन्हें एक मेजर क्लू प्राप्त हुआ था। आप सर आइजैक न्यूटन के रीजनिंग को समझिए। न्यूटन का कहना था मून हमारे धरती के चारों ओर अप्रॉक्सीमेटली एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, राइट, विच इंप्लाइज मून के पास एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी है। इसका मतलब कोई ना कोई सेंट्रल फोर्स मून के ऊपर डेफिनेटली लग रहा होगा। यहां पर न्यूटन का कहना था दिस सेंट्रल फोर्स इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाइड बाय द अर्थ ऑन मून। इस हिसाब से फोर्स इक्वेशन होगा mv² अपॉन r इज इक्वल टू m इंटू a, जहां a इज इक्वल टू मून के द्वारा एक्सपीरियंस किए जाने वाला ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। आगे इस एक्सप्रेशन को और भी ज्यादा सिंप्लीफाई करके न्यूटन ने मून के अर्थ ऑर्बिट पर लग रहे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को ढूंढ निकाला। इंटरेस्टिंगली, इस एक्सेलरेशन ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी की वैल्यू अर्थ सरफेस पर ग्रेविटी की वैल्यू से कहीं ज्यादा कम है, जो इस ओर इशारा करता है किसी एक ऑब्जेक्ट के द्वारा दूसरे ऑब्जेक्ट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू डिस्टेंस के साथ कम होती जाती है। इसे याद रखना। नाउ, जब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट मून्स अर्थ ऑर्बिट और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट अर्थ सरफेस के रेशियो को ढूंढ निकाला गया तो न्यूटन कुड सी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स। उन्होंने देखा इन दोनों एक्सेलरेशंस का रेशियो इज इक्वल टू 3600, विच इज सेम एज द रेशियो ऑफ इनवर्स ऑफ स्क्वायर ऑफ द ऑर्बिट ऑफ मून एंड द अर्थ रेडियस। ये सब सुनने में बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? बट डोंट वरी, इसे एक्सप्रेस करने के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन इज फेयरली इजी। एंड इस डेटा को कलेक्ट कर लेने के बाद द स्टेज वाज ऑल सेट फॉर न्यूटन और उन्होंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को कुछ इस प्रकार डिस्क्राइब किया है। न्यूटन के अनुसार हमारे यूनिवर्स के सभी ऑब्जेक्ट्स दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, नॉट लाइक मैग्नेटिक फोर्सेस जहां पर सिर्फ नॉर्थ पोल ही साउथ पोल को अट्रैक्ट कर सकता है। फर्दर, इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू दोनों मासेस के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होती है, विच इज F इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2। आगे, जैसे न्यूटन ने मून के ऑर्बिटल मोशन वाले स्टडी में पाया था, दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल
टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू मासेस। न्यूटन की इस एक्सप्लेनेशन को आप इस मैथमेटिकल फॉर्मूला की मदद से आसानी से एक्सप्रेस कर सकते हो, विच इज F इज इक्वल टू जी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर, जहां G इज इक्वल टू द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर के बराबर होती है। जनरली हम तो यही सुनते हैं कि न्यूटन ने उस एप्पल ट्री से सेब को नीचे गिरते हुए देखा एंड ही डिस्कवर्ड द ग्रेविटी। लेकिन आपको पता है, उस एप्पल ट्री इंसिडेंट के बाद कई सालों तक न्यूटन कड़ी मेहनत करते रहे और फाइनली ईयर 1687 में न्यूटन इस कंक्लूजन तक पहुंच पाए थे, जिसका डिस्क्रिप्शन उन्होंने अपनी फेमस किताब मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल फिलॉसफी में शेयर किया है, जिसे लोग पॉपुलरली प्रिंसिपिया के नाम से भी जानते हैं। यू कैन गेस दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस। नेक्स्ट, इस ग्रेविटेशनल फोर्स के एक्सप्रेशन को आप ध्यान से देखिए। ये देखने में बिल्कुल उन इलेक्ट्रिक चार्जेस और मैग्नेटिक पोल्स के बीच लगने वाले इनवर्स स्क्वायर लॉ वाले फोर्स फॉर्मूले की जैसा ही दिखता है, लेकिन बस एक ही मेजर डिफरेंस है। दिस ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। मतलब इस दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट, भले ही उसका मास 1 ग्राम ही हो, वो दूसरे ऑब्जेक्ट की ओर अट्रैक्ट होता ही है। और यही कारण है कि जब हम किसी मास को ऊपर की ओर उछालते हैं तो हमारी धरती उसे नीचे वापस खींच लेती है। नाउ द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज, अगर इस तरह के किसी मास के आसपास बहुत सारे मास एलिमेंट्स हुए तो फाइनली ये मास किसकी ओर ज्यादा अट्रैक्ट होगा? सोच के देखिए। द आंसर इज सिंपल। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब आपको बस उस मास एलिमेंट पर सभी मासेस के द्वारा लग रहे फोर्सेस का वेक्टर सम करना है एंड यू विल गेट द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑटोमेटिकली। आगे आपको बस एक बात का ध्यान रखना है, उस ग्रेविटेशनल फोर्स वाले फॉर्मूले में, मतलब जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर वाले एक्सप्रेशन में m1 एंड m2 आर पॉइंट मासेस। लेकिन हमेशा ऐसा तो नहीं होता कि एक पॉइंट मास ही फोर्स लगा रहा हो, है ना? दैट मीन्स हमें एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स द्वारा अप्लाई किए जाने वाले ग्रेविटेशनल फोर्सेस की वैल्यू को भी अलग अलग सिनेरियोस में कैलकुलेट करना सीखना चाहिए। करेक्ट। जैसे आप एक हॉलो स्फेरिकल शेल, मतलब एक हॉलो प्लास्टिक के बॉल का ही एग्जांपल ले लीजिए। आप देखोगे इस स्फेरिकल शेल के अलग अलग मास एलिमेंट्स के द्वारा अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगाया जा रहा है, और इस स्फेरिकल शेल के टोटल मास के द्वारा अप्लाई किए जाने वाले फोर्स को एस्टिमेट करने के लिए हमें सभी मास एलिमेंट्स के फोर्सेस को वेक्टोरियली ऐड करना होगा। एंड फॉर दैट हमें थोड़ी सी कैलकुलस, मतलब इंटीग्रेशन की मदद लेनी होगी। दिस लुक्स लाइक अ वेरी टीडियस प्रोसेस, है ना? बट नो वरीज। स्फेरिकल शेल के यूनिफॉर्म ज्योमेट्री के कारण हमारे पास 2 स्पेशल केसेस हैं जिन्हें याद रखना और अप्लाई करना बहुत ही आसान है। फॉर एग्जाम्पल, एक यूनिफॉर्म डेंसिटी वाले हॉलो स्फेरिकल शेल के द्वारा किसी आउटसाइड पॉइंट पर लगने वाले फोर्स को एस्टिमेट करने के लिए आप ये मान सकते हो कि उस स्फेरिकल शेल का पूरा मास उसके सेंटर पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है। दिस इंप्लाइज द hollow spherical shell is equivalent to a point mass only, है ना? इंटरेस्टिंग। और फिर आता है केस नंबर 2, जिसमें हम इस hollow spherical shell के अंदर किसी पॉइंट पर लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हैं। एंड यू नो, इसका रिजल्ट सबसे ज्यादा मजेदार है, क्योंकि hollow spherical shells के अंदर किसी भी पॉइंट पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स
नहीं लगता। स्फेरिकल शेल के अंदर जीरो फोर्स, हाउ इज दैट पॉसिबल? एक्चुअली दिस इज बिकॉज ऑफ द सिमेट्री इनसाइड द स्फेरिकल शेल। आप देखोगे मैथमेटिकली शेल के अंदर के सभी एलिमेंटल मासेस एक दूसरे के फोर्सेस को कैंसल आउट कर देते हैं। है ना इंटरेस्टिंग? और इसी के साथ आज हमारा एपिसोड 128 भी पूरा हो गया है। आपको आज का सेशन कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आने वाले सेशंस में हम ग्रेविटेशनल फील्ड और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। कहीं जाइएगा मत। मिलते हैं अगले हफ्ते। तब तक कीप कमेंटिंग, कीप शेयरिंग। हैप्पी संडे, हैप्पी लर्निंग।